नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द अकेडमी 343 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो इसके जो संस्थापक हैं वह हैं हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम, और इनकी जो राजधानी है वह है अनेगोंडी और विजयनगर, पेनकोंडा और चंद्रगिरी। और ये जो विजयनगर के लोग जो थे वह शैव एवं वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। उनका जो राजकीय सिक्का था उसका नाम पैगोडा था। और इनका पतन 23 जनवरी 1565 ईस्वी तालीकोटा के युद्ध से इनका पतन होता है। तो विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल का प्रथम हिंदू राज था। संगम के पुत्रों में से हरिहर प्रथम और हरिहर बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के तट पर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। यानी जो विजयनगर की स्थापना हुई थी वह 1336 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम इसके संस्थापक थे। इस कार्य के लिए उन्हें उनके गुरु विद्यारण एवं वेदों के टीकाकार सायण ने प्रोत्साहित किया था। विजयनगर का प्रथम राजवंश संगम वंश हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर रखा गया। अब संगम वंश, तो संगम वंश का जो समय है वह है 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक संगम काल का समय है। तो इसके अंतर्गत पहले जो शासक आते हैं उसका नाम है हरिहर प्रथम, और हरिहर प्रथम का समय है 1336 से 1356 ईस्वी तक। तो इसने पहले अपने राजधानी अनेगोंडी को बनाया और बाद में विजयनगर को फिर से अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष वर्तमान समय में हम्पी, यानी जो विजयनगर है वह वर्तमान समय में हम्पी में विद्यमान है। इसी के समय से ही विजयनगर व बहमनी के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसका प्रमुख कारण तुंगभद्रा व कृष्णा नदी के बीच स्थित रायचूर दोआब था। यानी जो बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध हुआ था उसका मूल कारण था कि रायचूर का दोआब जो था वह बहुत ही उपजाऊ था। इसी को लेकर उन दोनों के बीच युद्ध होता है। अगले जो शासक आते हैं उसका नाम है बुक्का प्रथम, और बुक्का प्रथम का समय है 1356 से 1377 ईस्वी तक। बुक्का प्रथम की एक उपाधि है जिसका नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। यह उनकी उपाधि थी। इसके अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। इसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा। इसके पुत्र कंपन ने मदुरा को जीत लिया। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने ग्रंथ मदुरा विजय में इसका व्यापक वर्णन किया है। बुक्का का बहमनी शासक मोहम्मद शाह ने से रायचूर दोआब में स्थित मुदगल किले को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार दोनों तरफ से बारूद का प्रयोग किया गया। अगले जो शासक हैं हरिहर द्वितीय, और इनका समय है 1377 से 1404 ईस्वी तक। तो इनकी जो उपाधि है हरिहर द्वितीय की वह है महाराजाधिराज, राज परमेश्वर, राज वाल्मीकि,
राज्य व्यास इत्यादि इनकी उपाधियां हैं। यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इसने वेदों के टीकाकार सायण को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। इसने मुस्लिम राज्यों से गोवा, चौल व दबोल राज्य को छीन लिया। ऐसा माना जाता है कि इसने श्रीलंका को भी जीत लिया था और वहां से टैक्स वसूला था। अगला जो शासक है इसका नाम है देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम का समय है 1406 से 1422 ईस्वी तक। तो विजयनगर शासक देवराय प्रथम का बहमनी शासक फिरोज शाह से युद्ध हुआ और इस युद्ध में देवराय पराजित हुआ और संधि के तहत देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर दिया तथा बांकापुर क्षेत्र दहेज में दिया। अगले जो शासक है देवराय प्रथम, इनका समय है इसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में भारत आया। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि तथा हर विलास ग्रंथ के रचयिता श्रीनाथ इसके दरबार में रहते थे। निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा, दास प्रथा, बहुविवाह तथा दीपावली व नवरात्रि का वर्णन किया है। अगले शासक हैं, उनका नाम है देवराय द्वितीय और उनका समय है 1422 से 1446 ईस्वी तक। और इनकी जो देवराय द्वितीय की उपाधि है वह है गजबेटकर, प्रौढ़ देवराज तथा इम्माड़ देवराज। तो इनके शासनकाल में ईरान यानी फारस में पड़ता है के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, तो उसका नाम है अब्दुल रज्जाक। विजयनगर को संसार के शानदार नगरों में से एक कहा जाता है। इसी ने सर्वप्रथम अपनी सेना में मुस्लिम धनुर्धरों को शामिल किया। इसके सिंहासन के एक तरफ कुरान तथा दूसरी तरफ वेद रखा जाता था। इसने संस्कृत ग्रंथ सुधानिधि की रचना की तथा बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। इसने केरल सहित अधिकांश दक्षिण राज्यों को जीत लिया और इसका साम्राज्य श्रीलंका के तट तक पहुंच गया। अगले जो शासक हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन और इनका समय है 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में बहमनी का शासक अलाउद्दीन द्वितीय तथा उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर ने संयुक्त रूप से विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसके शासनकाल में महुयान नामक चीनी यात्री भारत आया था। अगले शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय और इनका समय है 1465 से 1485 ईस्वी तक। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके समय बहमनी वंश के वजीर महमूद गवाह ने इससे गोवा, गाबुल व चौल क्षेत्र छीन लिया तथा गजपति शासक कपिलेश्वर ने इससे उदयगिरी का क्षेत्र छीन लिया। अगले शासक हैं, उनका नाम है सालू वंश। अगला वंश है सालू वंश और इन सालू वंश का जो समय है वह है 1485 से 1505 ईस्वी तक। तो सालू नरसिंह गद्दी पर बैठने के बाद अपने राज्य के सामंतों के विद्रोह को समाप्त कर दिया, किंतु वह उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम से पराजित हुआ। 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात इसके सैन्य मंत्री नरसा नायक ने इसके पुत्रों क्रमशः तिम्मा तथा इम्माड़ नरसिंह को गद्दी पर बैठाया,
किंतु 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ नरसिंह की हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। अगला है तुलु वंश। तो तुलु वंश का समय है 1505 से 1570 ईस्वी तक और तुलु इसका उपाधि है भुजबल। तो यह विजयनगर का पहला शासक है जिसने विवाह कर को समाप्त कर दिया। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने हेतु समझौता किया था। तुलु वंश के अंतर्गत अगला जो शासक है वह है कृष्णदेव राय और इनका समय है 1509 से 1529 ईस्वी तक। तो कृष्णदेव राय की उपाधियाँ हैं जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, तेलुगु भोज, यवनराज स्थापनाचार्य, कृष्णदेव इत्यादि। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह वीर नरसिंह का छोटा भाई था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में इसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसके समय में दो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और एडुआर्डो बारबोसा भारत आए। बारबोसा ने सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का उल्लेख किया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग यानी स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 दिग्गज रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। इन कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे जिन्होंने मनचरित की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने राजनीति पर तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना की तथा संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम और ऊषा पर्लय की रचना की। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने 2 नगर नागलपुर तथा हासपेट की स्थापना की। अगले जो शासक हैं उनका नाम है अच्युत देव राय और इनका समय है 1529 से 1542 ईस्वी तक। तो अच्युत देव राय का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार तिरुपति में तथा दूसरी बार कालाहस्ती में। इसी के समय बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह ने इसे पराजित करके रायचूर दोआब तथा मुदगल किले पर अधिकार कर लिया। इसने महामंडलेश्वर नामक एक प्राचीन पद का सृजन किया। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनिज भारत आया था। तो अच्युत देव राय के समय कौन यात्री आया था? तो वह पुर्तगाली यात्री नूनिज था जो भारत आया था। अगला शासक है सदाशिव राय और इनका समय है 1542 से 1570 ईस्वी तक। यह नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति इसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने बड़ी संख्या में मुस्लिम धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। राम राय ने दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया। अगला जो युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध और इसका नाम मिलता है अन्य नाम राशि तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तो यह राम राय के हस्तक्षेप से दक्षिण मुस्लिम राज्यों ने आपसी मतभेद को भुलाकर एक संघ बनाया जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर शामिल थे। मुस्लिम राज्यों के इस संघ में बरार शामिल नहीं था। तो यह पूछा जाता है कि जैसे प्रश्न दे देगा कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, तो इसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है।
बरार दे देगा, तो इसमें बरार शामिल नहीं है। मुस्लिम राज्य के इस संघ में तालकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी यानी जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वह यात्री सेबल था, जिसने अपनी पुस्तक ए फारगट एम्पायर में युद्ध का वर्णन किया। इस युद्ध के तत्काल बाद पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक भारत आया था। अगला है आरवीड वंश। यह 1570 से 1652 ईस्वी तक चला और इसके जो आरवीड वंश के संस्थापक हैं उनका नाम है तिरुमल, और तिरुमल का समय है 1570 से 1572 ईस्वी तक। तिरुमल की उपाधि है परिवर्तनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक, यह इनकी उपाधि थी। तो यह राम राय का भाई था। विजयनगर के नष्ट हो जाने के पश्चात इसने पेनकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। इसके दरबार में भट्टमूर्त रहते थे, जिसने अपना ग्रंथ बसचरित्र इसे समर्पित किया। अगला जो शासक है श्रीरंगम प्रथम, और इनका समय है 1572 से 1585 ईस्वी तक। तो यह तिरुमल का पुत्र था। इसके समय बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों ने आक्रमण करके इसके राज्य को संकुचित कर दिया। अगला जो है वेंकट दुत्ती, तो यह श्रीरंगम का छोटा भाई था। इसने चंद्रगिर को अपना मुख्यालय बनाया। भारत के मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया। अगला है आरवेड़ वंश। ये हो गया आरवेड़ वंश। इसने अगला है वेंकट दुत्ती। यह श्रीरंगम का छोटा भाई था। इसने चंद्रगिर को अपना मुख्यालय बनाया। तो इसने गोलकोंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पराजित कर दिया। इसी के समय ईसाई पादरियों का भारत में आगमन हुआ। इसने संपूर्ण राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार करने व गिरजा घर बनवाने की अनुमति दी। वेंकट दुत्ती के पश्चात श्रीरंगम दुत्ती, वेंकट तृतीय और श्रीरंगम तृतीय शासक बने। श्रीरंगम तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। अब विजयनगर प्रशासन देखते हैं। तो विजयनगर प्रशासन जो था वह केंद्रीय प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती थी। मुख्यतः राजा निरंकुश हुआ करता था। इसका पद आनुवंशिक होता था। राजा के बाद प्रायः युवराज का पद महत्वपूर्ण था। विजयनगर में दो प्रकार की परिषद थी। पहला है राज परिषद। इस परिषद का मुख्य कार्य राजा को सलाह देना था, जिसको मानना या ना मानना राजा के ऊपर निर्भर था। अगला है मंत्री परिषद। तो यह आज के लोकसभा के समान थी। इसके प्रमुख अधिकारी को प्रधानी या महाप्रधानी कहा गया है। केंद्रीय सचिवालय। तो विजयनगर का प्रशासन एक विशाल सचिवालय द्वारा संचालित होता था, जिसमें अनेक अधिकारी थे, जैसे रायसम। तो रायसम जो था यह राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। अगला है कर्णिकम। तो यह एक लेखा अधिकारी होता था। अगला है माननीय प्रधान। तो यह एक गृह विभाग का प्रमुख होता था। अगला है सर्वनायक। तो यह प्रमुख सचिव था। अब विजय प्रशासन का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ था? तो पहला है साम्राज्य का विभाजन मंडल का विभाजन बलनाड में, बलनाड का नाड में, और नाड का मेलाग्राम में, और मेलाग्राम का विभाजन उर में हुआ था। अगला विजयनगर में सेना नायक को नायक कहा जाता था। राजा इसे वेतन के बदले विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहा जाता था, जिसे आगे चलकर सेना नायक को अमर नायक कहा जाने लगा। नायंगर प्रांतों की सबसे ज़्यादा संख्या वलनाड की थी।
नायक इस भूमि का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे राज्य की सहायता के लिए सेना भी रखना पड़ता था और कुल आय का एक हिस्सा राजा के पास ही भेजना पड़ता था। इसके अलावा इसके ऊपर महामंडलेश्वर का नियंत्रण होता था। आयंगर व्यवस्था तो यह विजयनगर कालीन ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। इन 12 अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा गया है, जिसमें कुछ थे जैसे तलर, तो यह तलर जो था यह चौकीदार होता था। अगला है महानायकाचार्य, तो यह इसी की सहायता से राजा ग्राम प्रशासन से अपना संबंध बनाए रखता था। अगला जो है वह नट्टनायक है, तो यह नाड़ का अध्यक्ष होता था। अगला है बेगार निरीक्षक, तो यह बलपूर्वक परिश्रम लेने वाला अधिकारी होता था। अगला है ब्रह्म देव भूमि, तो यह ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त भूमि थी। अगला है अमरम भूमि, तो यह अमर नायकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। अगला है भंडारवाद भूमि, तो यह राजा की भूमि होती थी। अगला है कुट्टक भूमि, तो यह पट्टे पर दी जाने वाली भूमि थी। मुद्रा प्रणाली, विजयनगर का सबसे प्रमुख सिक्का सोने का सिक्का होता था, जो 59 ग्रेन का वारा सिक्का था, जिसे हूड़, परदौस या पैगोड़ा भी कहा गया है। सोने के सिक्के को प्रताप तथा कदम कहा गया है। चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्के पर हनुमान तथा गरुड़ का अंकन मिलता है। तुलु वंश के सिक्कों पर बैल, गरुड़, बालकृष्ण, उमा तथा महेश्वर का अंकन है। सदाशिवराय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है। आर्वड़ वंश के सिक्कों पर शंख, चक्र व वेंकटेश का अंकन मिलता है, जबकि तिरुमल के सिक्कों पर वराह का अंकन मिलता है। तो विजयनगर कालीन आर्थिक जीवन कैसा है? तो विजयनगर की जो आर्थिक समृद्धि का कारण था वह था कृषि। यहाँ की प्रमुख फसल चावल की थी। विजयनगर में भूमि का कर को शिष्ट कहा गया है तथा लगान वसूलने वाले विभाग को 58वें कहा गया है। लगान की दर 1/3 से 1/6 के बीच में थी। विजयनगर में ब्राह्मणों से 1/20 भाग और मंदिरों से 1/30 भाग टैक्स लिया जाता था। कृष्णदेव ने विवाह कर को समाप्त कर दिया, जबकि सदाशिवराय ने नाई के ऊपर से व्यवसाय का कर हटा दिया था। विजयनगर साम्राज्य में काली मिर्च, चावल, लोहा, सोरा, अदरक निर्यात किया जाता था, जबकि घोड़े, सिल्क, जवाहरात, मुगा, तांबा तथा पारा आयात किया जाता था। विजयनगर का सबसे प्रमुख बंदरगाह कालीकट बंदरगाह था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के पास 300 बंदरगाह थे। वस्त्र उद्योग, खान उद्योग तथा धातु शोधन उद्योग विजयनगर का प्रमुख उद्योग था। छोटे व्यवसायों में प्रमुख व्यवसाय गंधी यानी इत्र का व्यवसाय था। अगला है विजयनगर कालीन सामाजिक जीवन। तो विजयनगर का सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। विजयनगर में क्षत्रिय वर्ण की जानकारी नहीं थी। तीसरे वर्ण के रूप में चट्टी और चट्टी का उल्लेख मिलता है। विजयनगर में छोटे व्यवसायी वर्ग में सोनार, लोहार, बढ़ई तथा मूर्तिकार आते थे और उन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। श्री रंगम पंचम के काल में यह आदेश दिया गया था कि
गांव के निवासी बढ़ई, लोहार और सुनार को भविष्य में कोई नुकसान न पहुंचाए। विजयनगर काल में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा तथा दास प्रथा प्रचलित थी। सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति में सती स्मारक, सती कुल या महासती कुल स्थापित किए जाते थे। बारबोसा ने लिखा है कि सती प्रथा लिंगायतों, चटतियों व ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं था। यहाँ के पुरुष और महिला दोनों आभूषण प्रिय होते थे। पुरुष धोती व सफ़ेद कमीज पहनता था, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती थीं। विजयनगर में नाटक, यक्षगान तथा शतरंज के माध्यम से लोग अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा यहाँ महानवमी का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अब विजयनगर सैन्यकालीन व्यवस्था को देखते हैं। तो विजयनगर में सैन्य व्यवस्था को कंदाचार कहा गया है। विजयनगर के सैन्य विभाग में पैदल, अश्वारोही, गज, तोपखाना शामिल थे। आंतरिक व्यवस्था को सही बनाने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। अब्दुल रज्जाक के विवरण से यह पता चलता है कि पुलिस का वेतन वेश्याओं से होने वाली आय से दिया जाता था। कृष्णदेव राय हरमुजा से प्रतिवर्ष 13,000 घोड़े मंगवाता था। स्थापत्य कला। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली चरमोत्कर्ष पर विजयनगर साम्राज्य में पाया जाता है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर तथा पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रभाव एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडलम में देवताओं का विवाह समारोह मनाया जाता था तथा मंदिरों में राजा रानी की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। जैसे तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राम राय और उनकी पत्नी तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकट आदि की मूर्तियां हैं। साहित्य। तो विजयनगर काल में संस्कृत भाषा के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम भाषाओं का भी विकास हुआ। संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा का विजयनगर काल में विशेष उन्नति हुई। बुक्का प्रथम के संरक्षण में सायण के नेतृत्व में विद्वानों की मंडली ने चारों वेदों की संहिताओं पर भाष्य लिखा। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम व उषा प्रलय नामक ग्रंथ लिखा। अगला है तेलुगु भाषा। तो विजयनगर काल में तेलुगु भाषा का भी विकास हुआ। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे, जिनमें सबसे प्रमुख विद्वान पेड्डाना थे, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था। इनकी रचना मनचरित व हरिकथा सागर है। तेलुगु भाषा के प्रमुख कवि नन्नय्या थे। इन्होंने ही महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। तो तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो वह थे नन्नय्या। कन्नड़ भाषा। तो विजयनगर में कन्नड़ भाषा का भी विकास हुआ, जिसके विकास में जैनों तथा वीर शैवों ने विशेष योगदान दिया। जैसे कि कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। इसी प्रकार देवराय के दरबारी चामरस ने प्रभुलिंग लीला तथा लखनदंड देश ने शिव तत्व चिंतामण की रचना की। बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजय की रचना की। तो इस प्रकार से विजयनगर का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।